शबीर भाई ने आज मुझसे पूछा और मुझे बताया कि उनका भतीजा जो है उसने मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल किया, तकरीबन कोई 90% के करीब 90% के नंबर आए। मेडिकल में उसका एडमिशन ना हो पाया और अब वो उसको दोबारा एक दफा जो है वो पेपर्स जो हैं वो दिलवा रहे हैं। कुछ 85-90% के करीब उसके नंबर थे और दोबारा करवा रहे हैं और बच्चा जो है वो एमबीबीएस के लिए ताकि कंपीट कर सके। ये एक ऐसी खतरनाक चीज है कि बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए हुए हैं और हम उनको दोबारा रिपीट कराते हैं कि किसी तरीके से वो बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस में एडमिशन ले लें, डॉक्टर बनने की तरफ चले जाए और हम उनको रिपीट करवा देते हैं। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सबसे बढ़ के आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह नाउ। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि बच्चे को हम चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मेडिकल कर ले, उसको हम एफएससी प्री मेडिकल कराते हैं और ख्वाब हमारा यही होता है कि वो डॉक्टर बन जाए, वो सर्जन बन जाए, वो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए, वो ऑर्थोपेडिक्स में चला जाए, गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए। और हम बच्चों को जो है वो मेडिकल लाइन के अंदर लेकर आना चाहते हैं। और फिर बच्चे जो है, जाहिर बात है मेडिकल यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा है ही नहीं। अब जब बच्चों मेडिकल जितने नंबर वो लेकर आते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि मेरिट में उनका नाम कोई 1% से, किसी बच्चे का 2% से, 5% से उसका नाम रह जाता है और वो बच्चा जो है वो मायूस हो जाता है, क्योंकि घर वालों की ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी तरीके से जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले और डॉक्टर बन जाए। बात यहां पे ये आती है कि हमारी ये चीज जो है ये बच्चों के ऊपर इतना नेगेटिवली असरअंदाज हो रही है कि हमारे बच्चे जो है एक साल जाया भी करते हैं, फिर दोबारा एग्जाम में रीअपीयर होते हैं। अगर लक होती है, चांस होता है तो कर जाते हैं, नहीं होती तो फिर उसके बाद पता चलता है कि बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है और बच्चे को हम किसी और फील्ड में नहीं लेकर जाते। बहुत गलत ट्रेंड है ये। मैं इस वीडियो के अंदर, चूंकि ये बात मेरे से शबीर भाई ने की थी, मैंने सोचा और उनको मैंने जो मशवरा दिया वो सोचा मैं आप लोगों को भी दे दूं। ये बात आप सबके साथ मैं करना चाहता हूं। देखें, मेरी बात सुनिए बहुत गौर से, बच्चे भी सुने, वो जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पेरेंट्स भी सुने, उनके भाई बहन जो लोग उनसे मुतल्लिका हैं वो जरूर ये बात सुने। देखो यार, बात ये है कि आप बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, डॉक्टर बन गया बच्चा, इलाज करना शुरू हो जाएगा, देख रहा होगा, पेशेंट्स को देख रहा होगा, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, उस डॉक्टर बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो बच्चे का, चूंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी कम है, अब आपने बड़ी मुश्किलों से उसका एडमिशन हुआ, 4 साल 5 साल हाउस जॉब करते कराते 6 साल के बाद वो बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाता है और वो बच्चा जो है वो फिर उसके बाद मेडिकल लाइन के अंदर स्पेशलाइज करना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो भी उसकी आगे कैरियर पाथ है मेडिकल लाइन का वो अख्तियार कर लेता है। हमने अब किया क्या? हमने किया ये है कि हमने ये समझ रहे हैं कि जो जिस्म है, ये देखिए ये जिस्म है, डॉक्टर जो है वो तमाम जिस्म के जो कंपोनेंट वो है, पार्ट्स है जिस्म के, हाथ है, दिल है, सीना है, टांग है, हमने बच्चे को डॉक्टर बना दिया। इन तमाम चीजों के लिए हमने बच्चे को डॉक्टर बना दिया। इन्हीं के चीजों के लिए हम बच्चे को कंपीट कराते हैं। वही बच्चा जो है वो कंपीट करता है और फिर उसके बाद एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा होता है और बाद में पता चलता है कि उसका एडमिशन नहीं होता, फिर वो रिपीट करता है, फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है जिस्म के इन कंपोनेंट्स के लिए। लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पार्ट जिस्म का, सुनिए, बहुत ध्यान से बात करने लगा हूं आपके साथ, वो बात करने लगा हूं जो कि बहुत ज्यादा आगे चल के, ये मेरी वीडियो सेव कर लीजिएगा। आज जो मैं ये बात करने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स का डॉक्टर तो हमने बना दिया बच्चे को, या हम सोचते हैं कि बच्चा बन जाए इन पार्ट्स का, हाथ, पैर, नाक, कान, हम इनका डॉक्टर बना देते हैं बच्चे को। लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इतनी इंपॉर्टेंट जिस्म का कमांड सेंटर, आप मुझे बताइए जिस्म का कमांड सेंटर क्या है? मेरा ये जिस्म है आपके सामने है, मेरे जिस्म का कमांड सेंटर क्या है? मेरे जबान पे जो अल्फाज आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? जबान का डॉक्टर तो बन मौजूद है, मेरी जबान के ऊपर जो अल्फाज आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? मेरे दिल की धड़कन तो जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट की डोमेन में आ जाती है, लेकिन बात यह है कि मेरी जबान पे जो अल्फाज आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? मैं जो इस तरह हाथ हिला रहा हूं आपके सामने, जो मेरे हाथ हिल रहे हैं, इसकी कमांड कौन दे रहा है?
मैं परेशान होता हूं तो कौन कमांड दे रहा है इसको कि मैं इस वक्त परेशान हुआ हूं, मैं परेशानी से वापस खुशी की तरफ आता हूं, कौन कमांड दे रहा है यार? ब्रेन, आपका ब्रेन, ये 1.5 किलो का भेजा, तकरीबन 1-1.5 किलो का है ना, ये भेजा, ये ब्रेन। और इस ब्रेन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो ये ब्रेन है इसके लिए इसका कौन कंसल्टेंट होगा। हमारा दिल का कंसल्टेंट ठीक है जी, हड्डियों का कंसल्टेंट ठीक है जी, ब्रेन का कंसल्टेंट कौन होगा? और ब्रेन का कंसल्टेंट जो होता है वो होता है साइकोलॉजिस्ट। कौन? साइकोलॉजिस्ट। अब ब्रेन का कंसल्टेंट जो है, आपको इसके बारे में आगे चल के बताऊं कि आगे कितनी जरूरत है ब्रेन के कंसल्टेंट्स की। जिस्म की कंसल्टेंसी की तो बात कर ली, जिस्म का डॉक्टर हो गया, ठीक है जी, वो उसकी बात कर ली। ब्रेन के कंसल्टेंट्स की कितनी जरूरत होगी आगे जाके। देखो इस वक्त जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके साथ टेक्नोलॉजी आ रही है टेक्नोलॉजी आ रही है। इसके साथ वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले होता था 9 to 5 वर्किंग आवर्स होते थे, अब 9 to 5 वर्किंग आवर्स नहीं है, अब वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। परेशानियां, महंगाई होती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज दुनिया में कम होती जा रही हैं। अब यार मुझे यह बताओ, कितनी सारी चीजें मिलके, पॉपुलेशन का बढ़ना, टेक्नोलॉजी का आना, रिसोर्सेज का कम होना, ये सारी चीजें मिलके इतना स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, परेशानियां क्रिएट कर रही हैं। ये परेशानियां कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? ये भेजा दबाव यहां से। अच्छा, अब इस दिमाग से हम इस दिमाग पे सारे स्ट्रेसेस लेते हैं। अच्छा, और जब आप दिमाग पे स्ट्रेसेस लेते हैं, वो आगे कहां इंपैक्ट कर रहे होते हैं? वो आपके जिस्म पे कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने जिस्म के डॉक्टर तो बना दिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, माशरे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। आइंदा आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप लोग देखिएगा कि कितनी आपकी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। क्यों साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी? क्योंकि ह्यूमन बॉडी ने कमांड सेंटर से इंस्ट्रक्शन लेनी है। अब अगर कमांड सेंटर ही आपका ठीक नहीं है या कमांड सेंटर ही स्ट्रेस में है, तो मुझे बताइए कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करेगी? और कमांड सेंटर के लिए जो फील्ड है वो है साइकोलॉजिस्ट। अब बात यहां पे आती है कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, मैं आपको साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपने क्या करना है इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे ये बात करूंगा कि देखिए साइकोलॉजिस्ट जो है ना, ये आगे आने वाले फ्यूचर की डिमांड है। ये आज की नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं यार ये साइकोलॉजिस्ट जो है इसकी आज की डिमांड नहीं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके फ्यूचर की डिमांड है। आपका फ्यूचर, वो फ्यूचर जो आगे 2 से 3 साल के अंदर आ रहा है, और उसके अंदर आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगा हूं। देखो मेरी बात सुनो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ठीक है जी, इससे रिलेटेड एआई के बहुत सारे टूल्स आ गए, बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन की तरफ चली गई, बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है, हालांकि मैं खुद डेवलपर हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपकी वो एआई टूल्स कर रहे हैं इस वक्त जो है। कंप्यूटर साइंस, एआई, आईटी की तरफ धड़ा हम लोग कहते हैं जी, हम लोग कंप्यूटर साइंस आईटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब वो सारी चीजें जो है, इसी तरह अगर हम मैनेजमेंट साइंस के अंदर देखें तो हमें बहुत सारी डोमेन, आगे आने वाला दौर वैसे मैनेजमेंट साइंस का डोमेन भी है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए मेरी ये बात जो है। आने वाला दौर जो है 2 चीजों का है, मैनेजमेंट साइंस का और साइकोलॉजी का। या तो आपको लोगों को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, या आपको इस कमांड सेंटर को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। जब आप बात करते हैं ना, आपने अपने कमांड सेंटर यानी कि लोगों की ज़हनियत के ऊपर काम करने की, तो भाई लोगों की ज़हनियत के ऊपर जो है ना, लोगों के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, ब्रेन कमांड सेंटर को देखने के लिए टूल्स हमें ये तो बता देते हैं कि हाँ भाई ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें ठीक है, नहीं है ठीक है, लेकिन उसको जो कंसल्टेशन है वो कोई रोबोट नहीं दे सकता, वो इंसान देगा। और वो इंसान कौन होगा? वो इंसान होगा साइकोलॉजिस्ट। तो मैं यहां पे आप सबको बहुत मुखलसाना मशवरा दे रहा हूं, आप सब मेरे दोस्त हैं, भाई बहने हैं, मेरे बड़े हैं, मैं आपको मशवरा देता हूं, बच्चों के ऊपर इस तरह प्रेशराइज मत हो, उनको मत ये करें कि जी अगर वो डॉक्टर है, उनका नहीं मेरिट आ रहा तो उनको जरूरी 90% से ऊपर जाके स्कोर करना है, वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपने उनको करना है, ये बहुत अच्छी डोमेन है। अगर आप उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मैं यहां पर ये कहूंगा, उनको दिमाग का डॉक्टर बनाएं, उनको साइकोलॉजिस्ट बनाएं जो कमांड सेंटर के ऊपर काम करे। कमांड सेंटर के काम करने वाले ये साइकोलॉजिस्ट जो है, ये आगे कंसल्टेंट्स
बनेंगे, ये सेशंस देंगे। आपको पता है आजकल एक सेशन, एक साइकोलॉजिस्ट का जो सेशन है वो पर आवर कितना चार्ज हो रहा है? यूएस के अंदर, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त आपका एक साइकोलॉजिस्ट का सेशन जो है वो तकरीबन यूएस में $500 का है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजिस्ट का एक सेशन, जहां पे बाकी डॉक्टरों की फीस जो है वो तो 1500 2000 या कंसल्टेंट की फीस 3000 3500 रुपए है, एक कंसल्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट है उसका एक सेशन जो है वो 8000 रुपीज एन आवर है, 8000 रुपए फी घंटा। और आप ये देखें वो काउंसलिंग किन किन चीजों पे दे रहा होता है साइकोलॉजिस्ट? एडिक्शन के ऊपर काउंसलिंग दे रहा होता है साइकोलॉजिस्ट, जो है मैरिटल मैटर, जो अजवाजी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर काउंसलिंग दे रहा होता है साइकोलॉजिस्ट, जो होता है मोटिवेशन के ऊपर काउंसलिंग दे रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत काम है और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो वो रेस्ट करती है किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की, आपका जो मिडिल ईस्ट है। तो भाई अगर बच्चे ने मेडिकल के अंदर नंबर उसके अच्छे नहीं आए हैं तो उसका साल मत जाया करवाएं, उसको साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन करवाएं। अब साइकोलॉजी की कौन सी डोमेन है? आपने उसको बीएस साइकोलॉजी के अंदर, आपने उसको बीएस प्रोफेशनल साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी, इन प्रोग्राम्स को देखें, यहां पे आप उसको एडमिशन करवाएं। अब बात आ जाती है कि एडमिशन कहां करवाएं। मेरे थंबनेल पे आपने देखा था कि मैंने आपको दिया कि आप बच्चों को साइकोलॉजिस्ट बनाएं और बच्चों को कहां पे एडमिशन कराएं। देखो यार, इसमें मैं पहली बात तो ये है कि मैं प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रहा होता। मेरा कोई भी प्रोग्राम जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि वो कितना ही अच्छा पढ़ा करवा रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बीएस साइकोलॉजी हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों की एक गलती की तरफ इशारा करता हूं। आप लोग पता क्या करते हैं? जब आप लोग बच्चों के एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप जाके सबसे पहले चीज ये देखते हैं कि कैंपस का साइज कितना बड़ा है। क्या वो कैंपस 500 के नाल पे है, 300 के नाल पे है, 400 के नाल पे है, 100 के नाल पे? अरे भाई, कैंपस के साइज का बच्चों की तालीम के साथ क्या ताल्लुक है? मुझे तो पहले ये बात ही समझ नहीं आती। मैं इतना परेशान इस चीज को देख के, लोगों की मैं अजीब सी मेरी एक फीलिंग होती है, यार ये क्या बात है कि कैंपस का साइज क्या है? 800 के नाल का कैंपस हो, 400 के नाल का कैंपस हो, 500 के नाल का कैंपस हो। यूके की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो 4 केनाल, 2 केनाल, 3 केनाल, इस तरह कैंपसेस हैं उनके जो। ठीक है, बड़ी कैंपसेस भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि बड़ा कैंपस देखते हैं। हम लोगों की तो पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बड़ी कैंपस बड़ा होना चाहिए। अरे जी, क्यों कैंपस बड़ा होना चाहिए? जो बच्चे को कैंपस लाइफ मिल जाए। अरे यार, किसको तुम कैंपस लाइफ कहते हो? मुझे आपसे सवाल है, मुझे उन बच्चों से सवाल है, यार किसको आप कैंपस लाइफ कहते हैं? कैंपस लाइफ क्या आप इसको कहते हैं कि कॉन्सर्ट्स हो जाए, नाच गाना हो जाए, प्ले ग्राउंड हो जाए, इसके अंदर आप घूमते फिरते रहें, ये करें वो करें, मस्तियां करते रहें? हाँ, अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये कोई डिसीजन का पैरामीटर तो नहीं होना चाहिए ना यार। हम इस चीज को डिसीजन का पैरामीटर बना लेते हैं कि जी 250 केनाल का कैंपस हो, लेकिन फलान जगह पे गया था, उसका कैंपस 500 केनाल का कैंपस है। अरे भाई, 500 केनाल का कैंपस है तो उसका जो ओनर है वो उसके लिए है ना, तुम्हारे लिए थोड़ी है। वो 500 कनाल का कैंपस जो है, अगर आपने कहीं पे भी एडमिशन लेना है, कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो आप सबसे पहले ये देखें, अगर आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आप ये देखें कि उसका डिपार्टमेंट जो है, क्या वो प्रैक्टिकल लोगों के साथ है? उसका डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल लोग हैं, यानी कि वो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, हम जैसे लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर जैसे 2 बहुत बड़े नाम है साइकोलॉजी के अंदर, वो एक हैं डॉक्टर खाबर और डॉक्टर अरूज। अब आपको देखना है कि ये डॉक्टर खाबर, डॉक्टर अरूज जो है, ये कहां पे हैं? ये आज होते हैं लाहौर में है बैरिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये बैरिया यूनिवर्सिटी अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये बैरिया यूनिवर्सिटी जो है, ये वो शायद वो बैरिया टाउन वालों की है। जो बैरिया टाउन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है। और जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि जैसे डॉक्टर अरूज और डॉक्टर खाबर जो है वो यहाँ पे होते हैं। अब ये 2 बड़े नाम है, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, चूंकि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है, इसलिए इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप इसके अंदर आप देखें तो वहां पे जो है वो बीएस साइकोलॉजी हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनका भी जो है। और जिस तरह मैंने आपको बताया बैरिया यूनिवर्सिटी, ये जो नेवी की यूनिवर्सिटी है, इसका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। चाहिए ना समझिएगा कि बैरिया यूनिवर्सिटी जो है मुझे कुछ पे कर रही है कि मैं उनके हक में बात करूं। दोनों गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे क्या पे करना है, इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी के पास अपने पास बहुत एडमिशन आता है। इसी तरह जैसे बैरिया यूनिवर्सिटी, इसने मुझे क्या पे करना है, क्यों पे करना है? इनके पास तो अपने पास बहुत सारा एडमिशन आ रहा होता है और इनको जरूरत नहीं है अपनी मार्केटिंग की सच करने की। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। इसी तरह जैसे आप कराची के अंदर देख ले, कराची के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, लीडिंग साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो सिर्फ गूगल के ऊपर सर्च करें लीडिंग साइकोलॉजिस्ट कौन है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। इस्लामाबाद में पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी
یونیورسٹیز کے اندر. میں لاہور کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا, جیسے ڈاکٹر عروج ہو گئے, ڈاکٹر خابر ہو گئے, پھر ڈاکٹر عائشہ جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی ہیں. تو آپ یہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں جن کے نام ہیں, تو آپ ان تمام اداروں میں جا کے دیکھیں, ان کے ایڈمیشنز کے بارے میں دیکھیں. جب بھی کیمپس کو کسی وزٹ کریں آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے جو پہلے بچے ہیں وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں کہ 150 کنال کا کیمپس ہے, 200 کنال کا کیمپس ہے, ہمارا بچہ 200 کنال کے کیمپس میں پڑھتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا. آپ یہ دیکھیں کہ جس کیمپس میں, جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں, اس کے بچے کہاں کہاں پہ. بچوں کو میڈیکل صرف فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف اور صرف MBBS ہی کرائیں, آپ ان کو یہ جو BS سائیکالوجی پروگرام ہے اس کے اندر آپ اس میں ایڈمیشن کروائیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اگر بہت زیادہ پسند آئی ہے تو لائک بھی کر لیجیے گا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس ویڈیو سے اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے تو شیئر بھی کیجیے گا.